प्रणाम है आप सभी को एंड वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस स्पेशल शो ऑन भोगवान टीवी. I am Nidhi Kansal, IT consultant, and I am hereby hosting this very important talk show about employability. And today we have our guest with us, Professor Ashwini Ji Agarwal. प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल को हम फादर ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं. टेक्नोलॉजी की ये एक्सपर्ट तो हैं ही, टाइम पर, समय पर ये रिसर्च कर रहे हैं. इसके साथ ही एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज ऑफ सनातन कल्चर पर भी इनकी रिसर्च अभी तक चल रही है. और इसी सब्जेक्ट को आज हम टेकअप करने वाले हैं इनके साथ कि सनातन कल्चर और एम्प्लॉयबिलिटी का क्या कनेक्शन है. क्योंकि जब हम सनातन कल्चर की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी रिलीजन, किसी फेथ या किसी प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं. एम्प्लॉयबिलिटी या हमारे करियर से सनातन कल्चर कैसे कनेक्ट होता है, इसके बारे में आज जानते हैं प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल से. अश्विनी जी प्रणाम और आपका बहुत बहुत स्वागत है आप आज के इस शो में जी. तो सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि सनातन कल्चर और एम्प्लॉयबिलिटी का क्या कनेक्शन है. जी देखिए, ऐसा है कि पहले तो हम लोग ये सनातन शब्द का मतलब समझे. सनातन शब्द का मतलब है अनंत. अब जब हम ग्राफ देखते हैं, आप एक ना इसको रेफरेंस से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आसान रहेगा. कि आप ग्राफ देखो, ग्राफ में दो लाइन होती है क्रॉस, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, और वो एक पॉइंट पर क्रॉस करती है और उसको जीरो कहा जाता है. उस पॉइंट को जीरो कहा जाता है. ये तो सब जानते हैं, कॉमन बात है, जानने वाली बात है. पर हमने ये देखा कि क्या जीरो से, जब सनातन कल्चर की बात करते हैं, ये तो मैंने जो ग्राफ बताया ये तो एक मतलब मैथमेटिक्स का रिप्रेजेंटेशन समझो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एवरीथिंग. चाहे इसको आप जनसंख्या से ले लें, चाहे आप इसको अपनी लाइफ से ले लें, चाहे आप अपने फैमिली लाइफ से ले लें, मतलब किसी भी एंगल से ले सकते हो आप. ग्राफ को आप कहीं भी यूज कर सकते हो. इट्स ए ग्राफिकल, ग्राफ इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम नंबर्स. नंबर कैन बी एनीथिंग, रिलेटेड टू एनीथिंग. लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, अपने मार्क्स से भी रिलेटेड हो सकता है, अपने कैरियर से भी रिलेटेड हो सकता है, एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हो आप. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैं बेसिक बात जो कर रहा था वो ये कर रहा था, मतलब मैंने ग्राफ का एग्जांपल क्यों लिया. हम लोग टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहे हैं. तो एम्प्लॉयबिलिटी अगर आप समझना चाहते हैं, पहले एम्प्लॉयबिलिटी को समझो अगर, तो आप ग्राफ के एंगल से समझोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा कि एम्प्लॉयबिलिटी यानी ग्राफ आपका बता रहा है कि आपने जो एक्सपीरियंस लिया उसमें कितने उतार चढ़ाव थे, कितने वर्टिकल्स है आपका. अगर आपने प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप हैं तो आपने देखा होगा कि वर्टिकल्स की बात होती है. हाँ जी. कि एक कॉर्पोरेट में 50 डिपार्टमेंट है तो 50 डिपार्टमेंट में 50 वर्टिकल्स हो गए. आप कौन से वर्टिकल पे काम कर रहे हो तो उसकी बात करी जाती है. तो वर्टिकल्स का मतलब यह है कि ग्राफ आ गया आपका, वर्टिकल में कितना आपका फाउंडेशन है और कितने ऊपर तक चले गए आप. और सैलरी पैकेज तो यही एक पैरामीटर है देखने का कि आपकी सैलरी आज कितनी थी और पहले कितनी थी, उसमें क्या इंप्रूवमेंट हुआ और कहां कहां गिरे, कहां कहां पर ऊपर चले. ग्राफिकल रिप्रेजेंट, ग्राफ जो है एकदम से इंस्टेंटली रिजल्ट दे देता है, बता देता है आपको. फर्क क्या है कि उस ग्राफ को हमने समझा क्या. समझने में फर्क हो सकता है कि हमने वाई पैरामीटर किसको लिया है, एक्स पैरामीटर किसको लिया है. तो मैं जो ग्राफ की जो इंपॉर्टेंस बता रहा था, उसमें ग्राफ जो शुरू होता है वो शून्य से शुरू होता है. आप देखो एक बात कि जो क्रॉसिंग पॉइंट है उसको हम जीरो कहते हैं और उससे हम चलना शुरू करते हैं. एक इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए, या फिर इट शोज एक्चुअली 10 डायमेंशंस. ग्राफ जो है आपको 10 डायरेक्शन दिखा सकता है, पर नॉर्मली हम लोग दो ही डायरेक्शन की बात करते हैं. नहीं, यहां पर गैप है कि हम लोग दो डायरेक्शन की बात क्यों करते हैं. मतलब ग्राफ को हमने समझा ही नहीं एक्चुअली
कि ग्राफ में हम दो ही डायरेक्शन की बात करते हैं, तो पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते। और पॉजिटिव नेगेटिव इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इसमें भी, इसमें भी, या इधर कोई भी डायरेक्शन में ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव जाता है। पर क्या लाइफ नेगेटिव जाती है? दैट इज द की, कि लाइफ तो कभी नेगेटिव जाती नहीं है। तो अश्विनी जी, जिस जीरो की आप बात कर रहे हैं, इसे हम ओरिजिन कहते हैं। और आमतौर पे ग्राफ में पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की जाती है, और इसी को आज हम अगर हम अपनी थॉट्स या अपनी मेंटालिटी से जोड़ते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग के बारे में बात की जाती है। और इसके अलावा हमारे पास कोई और डायमेंशन नहीं होती बात करने की। तो हम लोग तो आज जो चर्चा का विषय है वो है एम्प्लॉयबिलिटी। हाँ जी। तो हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे, जो कुछ भी करेंगे जी। तो उसमें पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग आदि एक्सेट्रा कोई रोल है ही नहीं। जब हमारा किसी कंपनी में इंटरव्यू होता है या हम कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं, तब हमें पॉजिटिव थिंकिंग का सहारा लेना होता है कि बहुत ज्यादा हम डिप्रेस ना हो जाएं या डीमोटिवेटेड ना हो जाएं। तो वो आपको बीमार रखता है। आप ये समझो कि क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी में आपकी कैपेबिलिटी को देखा जाता है, ना कि आपकी थिंकिंग को। थिंकिंग से तो कोई मतलब ही नहीं है एम्प्लॉयबिलिटी का। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब है, एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब समझो कि आपको जो काम दिया जा रहा है, आप उस काम को करने लायक हो कि नहीं हो सकता है आप किसी और काम में आपकी जो कोई और काम है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, पर जो काम है उसके लिए आप सुटेबल नहीं हो। तो इसमें पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग का तो कोई रोल ही नहीं है भाई। पॉजिटिव थिंकिंग का रोल यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका कितना मेंटेन है, या आप एडवर्स सिचुएशंस में भी कितना स्ट्रेस फ्री होकर काम कर सकते हैं, इसको जज करते हैं नॉर्मली जो कंपनीज के हायर ऑफिशियल्स होते हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं। समस्या यही है कि हम लोग अभी तक एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब ही नहीं समझे। अब एक वर्ड है, आपने सुना होगा, सरोगेटिव। हाँ जी। सरोगेशन वर्ड सुना होगा। तो सरोगेशन का मतलब क्या है? क्या आप मेरे को बता सकते हो कि सरोगेशन का मतलब क्या है आज के कंटेक्स्ट में? सरोगेसी का मतलब यह है कि जब कोई फीमेल मदर नहीं बन पाती है, उसके अंदर कुछ हेल्थ डिस्टर्बेंसेस होती हैं, तो हम एक मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू किसी और फीमेल में एक एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर देते हैं। यानी कि पेरेंट्स कोई और हैं, लेकिन वो किसी और की लेडी के वॉम्ब में बच्चा बढ़ता है और फाइनली वो चाइल्ड डिलीवर होता है। तो इसका मतलब यह है कि हमने सरोगेसी या सरोगेटिंग जो वर्ड है उसको समझा ही नहीं। सरोगेशन का मतलब है एम्प्लॉयबिलिटी। एक्चुअली यू आर एम्प्लॉइंग समबडी फॉर सम वर्क। Surrogation means you are employing somebody for some work and you have only restricted it to pregnancy. I'm surprised कि अगर आप सरोगेसी को एम्प्लॉयबिलिटी के साथ जोड़ करके समझो तो सनातनता आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगी कि वाई सनातनता इज इंपॉर्टेंट। द टेक्नोलॉजी ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड एम्प्लॉयबिलिटी मतलब यू आर ट्राइंग टू जज द पर्सन इज एम्प्लॉयबल फॉर माई वर्क विच आई वॉन्ट हिम टू डू और हर टू डू। तो सरोगेसी में आप उस फीमेल को देखती हो, भाई जो प्रॉब्लम, अगर हेल्थ प्रॉब्लम आपको है तो जिससे आप सरोगेसी में जा रहे हो सकता है उसको भी तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो। उसको डॉक्टर्स चेकअप करते हैं, तो डॉक्टर तो सबको चेकअप कर ही सकते हैं ना, उसको भी करते हैं, उसको भी करते हैं। तभी ये जजमेंट होता है कि ये फीमेल कैपेबल है मदरहुड के, और उसमें एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जाता है। करेक्ट। मदरहुड के कैपेबल तो आपने देख लिया, पर उसको जो बीमारियां हैं वो भी तो उसमें ट्रांसफर होंगी, वो तो देखा नहीं आपने। बहुत ज्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर्स ना हो ये भी डॉक्टर टेस्ट करते ही हैं। भाई बहुत ज्यादा कैसे, बहुत ज्यादा कोई रेफरेंस है क्या? प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों ने एम्प्लॉयबिलिटी वर्ड को समझा नहीं और उसको पता नहीं क्या क्या यूज करने शुरू कर दिए। सनातनता एग्जैक्टली यही है कि सनातनता कहती है नेगेटिव कुछ नहीं होता। सनातनता का मतलब यह है कि एवरीथिंग इज पॉजिटिव एंड टू द एक्सटेंट ऑफ इंफिनिटी, अनलिमिटेड, जिसका अंत ही नहीं है। कॉन्टिन्यूसली इस थॉट प्रोसीजर में रहना
कि मैं कुछ कर नहीं सकता, या मैं फेल हो गया, या कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, या मेरे पीयर्स मुझसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज नेगेटिव थिंकिंग। No, it is not. Actually, this thinking doesn't exist. When we are talking about technologies and Sanatanta, हाँ जी, technologies of Sanatan culture, then this thinking will never come in. That is the key. That is the beauty of the Sanatan technologies. The Sanatan culture, the embedded technologies of Sanatan culture we are talking. That is the beauty of it. बट आज का जो माहौल है उसमें नेगेटिव थॉट्स का आना बहुत ही कॉमन फिनोमिनन है हमारी नई जनरेशन में। Correct. और इसीलिए हम मोटिवेशनल स्पीकर या लाइफ कोचेस का सहारा लेते हैं। करेक्ट। तो उसका कारण यही है कि हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजीज को समझा ही नहीं, इवन वर्ड्स को नहीं समझा, शब्द को भ्रम कहा गया। सनातनता की जब बात करते हैं, हम सनातन कल्चर की बात करते हैं, तो शब्द को भ्रम कहा गया है हाँ जी, और अहम ब्रह्मास्मि की बात करी जाती है। अन्यानी सभ्यता, यहाँ पर कहीं पर शायद एक ये टेक्नोलॉजी का वो कुछ लगा हुआ है चार्ट, ये देख सकते हैं हम लोग, चेक करने के सिस्टम है कुछ। खैर, तो सनातनता में अहम ब्रह्मास्मि का स्टेटमेंट तो बहुत कॉमन है। मेरे ख्याल से अहम ब्रह्मास्मि का स्टेटमेंट ही सनातनता कल्चर का दिया हुआ है। हाँ जी, और एक शब्द है अहंकार, और सबको पता है कि अहंकार जो है मारता है, पर अहंकार मारता क्या है? अहंकार नुकसान देता है, ये बात सारे जानते हैं, पर सबने पकड़ रखा है। मतलब इमेजिन कि आपने नुकसान वाली चीज तो अपने साथ बांध के रखी हुई है, तो आप एम्प्लॉयबिलिटी कैसे हो जाएगी आपकी? आपको एम्प्लॉयमेंट तो मिल ही नहीं सकती अगर आपके अंदर अहंकार है, तो गारंटी है वो शो नहीं होना चाहिए। अहंकार तो देखिए इंटरव्यूअर में भी होता है, इंटरव्यू में व्यूई में भी होता है, जिसका सिलेक्शन हो रहा है उसका उसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो ईगो थोड़ा बहुत रहता ही है, और जो सिलेक्शन कर रहा है पर्सन उसके अंदर भी थोड़ा बहुत तो ईगो होता ही है। एग्जैक्टली। तो वो क्यों आया? रिफ्लेक्ट। सवाल ये नहीं है, सवाल है होता है नहीं होता है, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि होता है। अहंकार जो है हर इंसान में है, बट वो क्या वो पैदा होता है लेकर के? नहीं। जब पैदा होता है तो उसमें अहंकार थोड़ी होता है। तो क्यों? जब वो नहीं होता, इसका मतलब वो अहंकार हमने, पेरेंट्स ने एम्बेड किया उनको। किसने दिया? वो उसको, बच्चा जो पैदा हुआ, जब उसके पास अगर अहंकार नहीं है तो उसको अहंकार दिया किसने? आज के माहौल ने या हमारे एजुकेशन ने या तो वो इसीलिए वो अहंकार इसीलिए आया क्योंकि हम लोगों ने उन टेक्नोलॉजीज को यूज ही नहीं कर रहा या समझने की कोशिश नहीं करी जो कि अहंकार को डेवलप ही नहीं होने देती। सोसाइटी में रहेगा ही नहीं अहंकार, तो नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिविटी का तो काम ही नहीं। इसलिए मैंने कहा, ग्राफ का एग्जांपल ही इसलिए लिया था कि जब हम सनातनता की बात करते हैं तो नेगेटिव नाम की कोई चीज है ही नहीं वहां पर, सिर्फ पॉजिटिव है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो सनातन कल्चर की जो टेक्नोलॉजीज है वो यही कहती है कि भैया शंख को समझो। आप यहां पे ना एक शब्द लिखा हुआ है शंख माप, शंख शब्द को समझो। शंख क्या है? शंख जो है एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आएगा तो आपकी हवा को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और साउंड एनर्जी कितनी पावरफुल होती है पता है आपको? आज की तारीख में सारी जो आपकी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, हाइपरसोनिक जिसको शब्द यूज किया जाता है, मिसाइल्स, वो सब क्या है? साउंड एनर्जी को ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं वो लोग, और कर क्या रहे हैं? तो साउंड एनर्जी को, शंख को अगर समझते हैं हम लोग, नेचर का दिया हुआ है, हमने तो बनाया नहीं, किसी ने बनाया तो है नहीं। वो शंख जो है प्रकृति की देन है, और वो एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी हवा को, वो भी बैड एयर मैं कहूंगा, जो आप सांस छोड़ रहे हो वही हवा तो है वो हवा क्या फायदेमंद है कि नुकसानदेह है? सारी ग्लोबल वार्मिंग, आपकी जो पर्यावरण को प्रदूषण हो रहा है, सारा का सारा तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। तो फिर आप तो प्रदूषण तो आप दे रहे हो, बल्कि वो जो शंख है वो आपके प्रदूषण को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इमेजिन कितनी बड़ी मशीन है वो। तो नेगेटिविटी तो रही नहीं। अगर आप शंख टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू कर दो, नेगेटिविटी है ही नहीं आपकी लाइफ में। तो
तो ग्राफ को समझो, ग्राफ जो है पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं दिखा रहा है, ग्राफ दिखा रहा है कम और ज्यादा। और शून्य नाम की कोई चीज होती नहीं है, अकेला शून्य बेकार है, किसी काम का नहीं है। बता दो किसी काम का है क्या? एक अकेला शून्य कहीं भी पड़ा हो किसी काम, फुटबॉल को देखो आप, फुटबॉल को मान लो रिप्रेजेंटेटिव शून्य का, तो वो पड़ी है कहीं पर, तो वो किसी काम की है क्या? नहीं, एक कोई पर्सन हो जो उसे किक कर पाए, तो एक पर्सन चाहिए किक करने के लिए। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइफ जो है एक से स्टार्ट होती है, शून्य से स्टार्ट नहीं होती है। हाँ जी। तो जब एक से स्टार्ट होती है तो नेगेटिव तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, कहीं रहा ही नहीं। लाइफ एक से स्टार्ट होती है, और एक से स्टार्ट मतलब शून्य से आप एक आगे आ गए, तो यहां एक से पहले का तो सारा सिस्टम रहा ही नहीं ना कुछ भी। तो ग्राफ तो इसका मतलब आपको नुकसान दे रहा है। अश्विनी जी, आज का हमारा डिस्कशन का सब्जेक्ट हमारी यंग जनरेशन के लिए खास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इम्प्रूव योर एम्प्लॉयबिलिटी, करेक्ट, यूजिंग योर मेंटल वेल्थ। राइट। तो एम्प्लॉयबिलिटी जो अभी तक मार्केट में सब्जेक्ट चलता है, इसमें हम डिग्रीज अच्छी होनी चाहिए, आपका कॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपकी मार्क्स आजकल ये नहीं चलता, नहीं आजकल ये नहीं कॉन्फिडेंस चलता, लेवल अच्छा होना चाहिए। आजकल ये नहीं चलता है। आजकल चलता है कि तुम्हें अगर ये काम आता है तो नौकरी मिलेगी, नहीं आता है तो नहीं मिलेगी, डिग्री की कोई मतलब नहीं है। एनईपी 2020 जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको समझो, वो कह रहे हैं कि क्लास 6 से आपको प्रोफेशन सिखाना शुरू करेंगे। क्यों? वो प्रोफेशन में तो आता है या नहीं आता है, उसमें डिग्री और नंबर्स का कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई यूज ही नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी चेंज हो चुका है, बदल चुका है कि अब एम्प्लॉयमेंट उसके लिए है, यू कैन बिकम एम्प्लॉयबल प्रोवाइडेड यू नो व्हाट यू हैव टू डू। तो उसका की वो पैरामीटर जो है वो है कि आपको ये समझना है कि आपको जो एजुकेशन लेनी है वो एजुकेशन लेनी है विच शुड इंप्रूव योर लर्निंग एफिशिएंसी। कि आपने अगर कोई काम करना चाहते हो तो आपको सीखने की क्षमता आपकी अच्छी होनी चाहिए। जिसकी सीखने की क्षमता अच्छी होगी उसी को नौकरी मिलेगी, डिग्री की नौकरी नहीं मिलेगी। अब सीखने की क्षमता जिसकी अच्छी होगी उसको नौकरी मिलेगी। मेंटल वेल्थ, आपने एक शब्द यूज किया मेंटल वेल्थ, तो नौकरी आज की तारीख में फिजिकल हेल्थ पर डिपेंडेंट नहीं है, मेंटल वेल्थ पर डिपेंडेंट है। तो वो अब शुरू हुआ है, मेंटल वेल्थ पर डिपेंडेंट पहले भी थी, पर इसको कोई डेफिनेशन नहीं थी, डिफाइंड नहीं थी। मेंटल वेल्थ क्या है? एग्जैक्टली। तो मेंटल वेल्थ को अगर समझना है तो सनातनता के बिना गुजारा ही नहीं है। क्या हमारे पॉजिटिव विचार, क्या हमारा कॉन्फिडेंस, ये सब हमारा मेंटल वेल्थ नहीं है? एग्जैक्टली। मेंटल वेल्थ इज ऐशोनिधि। मेंटल वेल्थ का जो पैरामीटर है, जो मेजरमेंट पैरामीटर है, वो है ऐशोनिधि। ऐशोनिधि का मतलब क्या है? आपने एक शब्द सुना होगा, निधि। निधि यानी फिजिकल वेल्थ, और ऐशोनिधि मीन्स योर मेंटल वेल्थ। तो फिजिकल वेल्थ की एक लिमिट है कि आप इससे ज्यादा फिजिकल वेल्थ नहीं रख सकते, मेंटेन नहीं कर सकते उसको। भाई आप अपनी हेल्थ ही नहीं मेंटेन कर पाते तो फिजिकल हेल्थ आप अपनी कितनी मेंटेन कर, आप सोचकर देखो कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ कितनी मेंटेन कर पाते हो। फिर उसके बाद आप अपना मकान जो है आपका, उसको कितना मेंटेन कर पाते हो। और अगर आपका 2 मकान है तो दोनों की मेंटेन करने पड़ेंगे आपको, तो कितना मेंटेन कर पाते हो। तो फिजिकल वेल्थ की जब बात करते हो तो वो लिमिटेड है, उसकी तो कोई वो मतलब उसकी तो वैल्यू ही नहीं है कोई भी। और मेंटल वेल्थ अनलिमिटेड है, मतलब अनलिमिटेड। यू कैन एक्सटेंड इट टू एनी लिमिट यू वांट टू डिफाइन, देयर इज नो लिमिट टू इट। मेंटल वेल्थ यू कैन हैव, आई डोंट नो, इंफिनिटी इज इंफिनिटी, अनंत। इसलिए सनातनता की बात आई है कि सनातनता अनंत क्यों है। इसीलिए है क्योंकि वो आपकी मेंटल एबिलिटी की बात कर रही है, मेंटल वेल्थ की बात कर रही है। मेंटल वेल्थ क्या है? मेंटल वेल्थ इज आपकी डिसीजन मेकिंग। अब आप सोचो कि आप मैनेजमेंट कर रहे हो और आपको डिसीजन लेना नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, कैसे मैनेजमेंट करोगे? तो ये मेंटल वेल्थ क्या
बढ़ाई जा सकती है? अनलिमिटेड मेंटल वेल्थ आप लेकर पैदा भी होते हो। आप सोचो कि आप फिजिकल वेल्थ लेकर के पैदा होते हो, पता है आपको? अभी तो आज की तो हालत ये हो गई है कि हमें यही नहीं पता कि हम फिजिकल वेल्थ और मेंटल वेल्थ लेकर के पैदा हो रहे हैं। हर इंसान, अहंकार, बात हुई थी कि अहंकार किसने दिया? मेरे पास तो अहंकार था नहीं जब मैं पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद दो चीजें होती है, एक फिजिकल वेल्थ और एक मेंटल वेल्थ। ये दो चीजें उसकी अपनी होती हैं, तो अहंकार तो इसमें कहीं है ही नहीं। और अगर आप मेंटल वेल्थ को इंप्रूव करने का तरीका उसको सिखाते जाते हो तो उसकी फिजिकल हेल्थ अपने आप ठीक होती जाएगी और अहंकार आएगा ही नहीं। तो मेंटल वेल्थ इंप्रूव करने का तरीका क्या है? और दूसरी बात कि जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो सामने वाला पर्सन कैसे हमें जज करेगा, कि उसे कैसे पता चलेगा कि हमारी मेंटल वेल्थ अच्छी है? करेक्ट। तो सनातन तक वी स्टार्टेड विद एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज और सनातन कल्चर। हाँ जी। तो सनातन कल्चर ने वो टेक्नोलॉजीज दी हैं जिससे आप मेंटल वेल्थ मेजरमेंट कर सकते हो। मेंटल वेल्थ की जब बात करते हैं तो उसमें 3 पैरामीटर आते हैं। मेंटल वेल्थ की जब बात करते हैं तो उसमें 3 प्राइम पैरामीटर है कि वो क्या क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, पहले वो बताता हूं मैं, फिर पैरामीटर का बताऊंगा। सबसे पहले आपकी डिसीजन मेकिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सोचने की एफिशिएंसी, सोचने की एफिशिएंसी भी, कि समझने की कि मैं किस चीज पे डिसीजन ले रहा हूं। ये डिसीजन मेकिंग का ही तो पार्ट है। नहीं, पार्ट तो सारे के सारे एक मेंटल वेल्थ के ही है, पर मेंटल वेल्थ को जब आगे सब डिवाइड करेंगे तो एक है डिसीजन मेकिंग, ठीक है, एक है कि किस चीज पे डिसीजन लेना है। अच्छा, हम प्रॉब्लम को कितना अच्छे से समझ पाते हैं। एग्जैक्टली। तो यहां पर प्रॉब्लम को मैं कहूंगा प्रॉब्लम इज नथिंग बट ए विचार। सिचुएशन, विचार। विचार। मेरे को किसी ने कहा कि मेरे को ये समस्या आ रही है, मतलब उसने एक विचार दिया ना आपको, जी। तो आपके पास विचार आया तो विचार के बारे में आपको सोचना है जी। तो आपकी सोचने की कैपेबिलिटी, फिर आपको उसको समझना है और डिसीजन लेना है, तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी और समझ की कैपेबिलिटी। हाँ जी। ठीक है, फिर आपको उसको परफॉर्म करना है। कई बार हमारे पास इतना समय नहीं होता, या कोई प्रॉब्लम आई ऑफिस में या घर में या हमारी लाइफ में, तो हमें तुरंत ही रिस्पॉन्ड करना होता है। तो सुसाइड तो आप कभी भी कर सकते हो, उसमें क्या है, वो कोई इश्यू थोड़ी है भाई। सुसाइड तो आप कभी भी कर सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन आप कितनी बार सुसाइड करोगे? इसलिए बात यहां पर डिसीजन मेकिंग इंप्रूवमेंट की हो रही है। अगर आपका डिसीजन मेकिंग इंप्रूवमेंट हो गया तो नेचुरली एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। तभी तो कहा सोचने की जो वो है, आपकी जो विचार आया उसके ऊपर आपने कितना टाइम लिया डिसीजन लेने के लिए, वही तो गेम है। तो डिसीजन मेकिंग अगर आपकी इंप्रूव होगी तो इसका मतलब ही है कि आपने टाइम, जो सोचने का जो टाइम था वो मिनिमम कर लिया। समझने का जो टाइम है, सोचना और समझना। अच्छा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी, स्पीड नहीं एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अच्छा, एग्जैक्टली। कम समय में जल्दी प्रॉब्लम या सिचुएशन या विचार समझ आएगा। हाँ, कि हमें करना क्या तो है। की यही है कि आपको विचार समझ में आना चाहिए। हाँ, जितनी जल्दी आ जाएगा उतनी बेटर आपकी एफिशिएंसी हो गई, तो मैनेजमेंट तो भी तो उतनी बेटर होगी। डिसीजन मेकिंग आपकी इंप्रूवमेंट हो गई। हाँ, अब डिसीजन मेकिंग जब आपने ले ली तो अब उस डिसीजन मेकिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें तरीका भी तो सीखना पड़ेगा कि किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करूं, मैं कौन सा तरीका यूज करूं। देयर मे बी थाउजेंड्स ऑफ वेज, विच वन। जैसे आप गूगल, मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, आप गूगल बाबा से पूछते हो कि प्रोडक्ट मुझे खरीदना है, कहां से खरीदूं, तो वो आपको 50 एड्रेस दे देगा। दे दिया, अब 50 में से कौन से पर जाओगे आप पहले, वो भी तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो इसलिए लर्निंग एफिशिएंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए, लर्निंग अच्छी होनी चाहिए, लर्निंग एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए कि आप उस काम को जल्दी सीख पाओ, करने का तरीका सीख पाओ, और फिर परफॉर्मेंस एफिशिएंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए कि आप उसको पूरे तरीके से कर पाओ। पर हम अपनी परफॉर्मेंस एबिलिटी या अपनी लर्निंग एफिशिएंसी या पुट टुगेदर हम अपनी डिसीजन मेकिंग पावर अपनी नहीं, पुट टुगेदर नहीं है, सॉरी, ये 3 अलग अलग चीजें हो गई। डिसीजन मेकिंग है तो इट इज ओनली अ डिसीजन विच आई हैव टेकन दैट आई विल डू दिस वर्क, देन हाउ डू आई डू इट, आई विल फाइंड अ प्रोसीजर फॉर इट, देन आई विल लर्न दैट प्रोसीजर,
एंड देन आई विल परफॉर्म दैट। तो परफॉर्म के लिए परफॉर्मेंस एफिशिएंसी चाहिए आपको, लर्निंग के लिए लर्निंग एफिशिएंसी चाहिए, और डिसीजन मेकिंग के लिए डिसीजन मेकिंग एफिशिएंसी चाहिए। तो क्या ये सब मेंटल वेल्थ है? ये तीनों पुट टुगेदर इज मेंटल वेल्थ। डिसीजन मेकिंग, लर्निंग एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। यस। जैसे क्वेश्चन बच्चे का एग्जाम में आया तो बच्चे ने पहले क्वेश्चन रीड करके डिसीजन लिया कि उसको ये आंसर देना है, समझा, पहले उसने क्वेश्चन को समझा, तो नेचुरली आंसर 50 आंसर हो सकते हैं। हाँ। तो उसमें से जो उसके लिए सुटेबल है वो उसने उठाया और फिर उसको लिखा। मान लो उसे उठा अच्छा लिया पर लिखा नहीं गया उससे, तो ये 3 स्टेप्स, डिसीजन मेकिंग, लर्निंग एफिशिएंसी एंड परफॉर्मिंग एफिशिएंसी, और ये तीनों पैरामीटर्स अगर आप ठीक करते हो, एंड ऑल 3 आर कनेक्टेड विद मेंटल वेल्थ, तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी आपको तो ढूंढेंगे लोग कि भाई मेरे को तो ये आदमी चाहिए। तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, यू हैव टू मेक योरसेल्फ वर्थ एम्प्लॉयबल रादर देन एम्प्लॉयर ट्राई टू मेक यू एम्प्लॉयबल, विच ही विल नेवर मेक यू। बिकॉज इफ एम्प्लॉयर मेक्स यू ट्राई टू मेक यू एम्प्लॉयबल, तो यू विल रन अवे, यू विल चेंज द जॉब। जो आज की तारीख में हो रहा है कि नौकरी के लिए आज की तारीख में कॉर्पोरेट दुखी क्यों है, परेशान क्यों है? वो एक को नौकरी देता है, ट्रेन करता है, वो भाग जाता है। एट्रिशन रेट इज वेरी वेरी हाई, फिर आईटी सेक्टर में। आईटी क्यों, हर जगह पर ये प्रॉब्लम है भाई। कोई सेक्टर में, हर कोई इंडस्ट्री में चले जाओ, बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि वांटेड एम्प्लॉइज, और उसको ट्रेनिंग देते हैं बेचारे। और कॉर्पोरेट इतना महंगा सामान बेच करके भी 2 पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, पता है आपको? सारे कॉर्पोरेट नुकसान में चल रहे हैं। कारण बड़ा सिंपल सा कारण है कि वो 10 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, उसमें से एक आदमी टिकता है मुश्किल से, 9 को 10 को सैलरी दे रहे हैं, सिखाते हैं उनको, 6 महीने 1 साल उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, और वो सारा का सारा पैसा घुस जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो उन्होंने जो 10 लोगों को रखा वो उस जॉब के वर्थ थे कि नहीं थे, यही नहीं पता उनको। उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं करा कि उसकी एस्ट्रोनिधि चेक तो करो कि उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है भी कि नहीं, उसकी लर्निंग एफिशिएंसी है भी कि नहीं, कि जो मैं उसको सिखा रहा हूं वो सीख भी पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा। तो ये एस्ट्रोनिधि चेक करने के लिए क्या हमारे पास कोई क्वेश्चनर है? नहीं, चेक करेंगे टेक्नोलॉजी भाई आपके सामने टका तो हुआ चार्ट। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप मन कैसे पढ़ेंगे किसी का? अरे बहुत आसान है मन। सनातन कल्चर का यही गेम है। सनातन कल्चर ने टोटल मेंटल एबिलिटी को डिफाइन किया है, और मेंटल एबिलिटी से फिजिकल एबिलिटी को डिफाइन किया है, ना कि फिजिकल एबिलिटी से मेंटल एबिलिटी को। दैट इज द की। पर सनातन कल्चर में हम जब अपनी हिस्ट्री को समझते हैं सनातन कल्चर की, तो हमें ऐसा कोई भी रेफरेंस नहीं मिलता। हम सनातन कल्चर की हिस्ट्री में तो गए नहीं, हम तो सनातन धर्म पे जा रहे हैं। सिर्फ हमने लिमिट कर दिया अपने आप को सनातन धर्म पर। सनातनता की जब बात करते हैं, प्रैक्टिकल सनातनता की बात करते हैं, तो आप बात करो ना उसकी, तो उसमें तो अनलिमिटेड है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रिएट करी पूरी की पूरी, कैसे कर दी? मतलब आपने, हम ये तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रिएट करी, पर कैसे करी वो तो बताओ। भगवान पे बात चली जाती है, वो स्पिरिचुअल। एग्रीड, पर स्पिरिचुअल भी टेक्नोलॉजी के बिना तो नहीं हो सकती ना क्रिएशन। आज कभी भी आप किसी भी एरा में सोच लो, टाइम के एरा में, क्या बिना टेक्नोलॉजी के आप क्रिएट कर सकते हो कुछ? कभी भी नहीं कर सकते भाई। फर्क क्या था? रॉ मटेरियल का फर्क, रॉ मटेरियल की पहचान। भैया कोई प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए ना उससे रिलेटेड, तो बिना रॉ मटेरियल के आप कैसे प्रोडक्ट बना लोगे? अच्छा, रॉ मटेरियल की पहचान कि मैंने ये जड़ी बूटी उठाई, यार ये जड़ी बूटी है और ये काम करती होगी, मैंने किताब में पढ़ लिया। अब वो काम करती है कि नहीं करती है, ये वेरीफाई कौन करेगा? तो ये हमारी गलतियां यहीं पर हुई है कि हमने सनातन कल्चर को नहीं पकड़ा। हमने सिर्फ एक लिमिट कर दिया उसको, एक छोटे से आम को पकड़ लिया। छोटी सी भी क्या, बिल्कुल ही छोटा सा फल। सनातनता का जब सनातनता की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अनलिमिटेड। और टेक्नोलॉजीज की बात करें, सनातनता इज प्योर टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल मेंटल वेल्थ का ही रहता है किसी पर्सन की सक्सेस में। एग्जैक्टली। और एम्प्लॉयबिलिटी की जब हम बात करते हैं, क्योंकि जो आज हमारी भारत की बहुत ही बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और हमारा यूथ जो कॉलेजेस में है वो भी इनसिक्योर है कि पता नहीं जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, और इधर हमारे कॉर्पोरेट्स परेशान हैं कि जॉब करने वाले नहीं हैं, काम करने वाले हैं नहीं।
हर जगह मतलब हद है कि Disturb. इतनी पब्लिक है, इतनी पॉपुलर 800 करोड़ लोगों की पब्लिक पूरे ग्लोब में होते हुए भी सारे परेशान हैं। तो उसका एक ही मात्र कारण है कि हम लोगों ने मेंटल एबिलिटी की तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं कभी भी। 3 पैरामीटर हैं जो इन 3 पैरामीटर के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, जबकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है मेजरमेंट की। आप मेजर कर सकते हो कि आपकी अब ऐशोनिधि या मेंटल वेल्थ कितनी है, आप मेजर कर सकते हो कि आपकी लर्निंग एफिशिएंसी कितनी है। ई स्क्वायर कोशेंट एक पैरामीटर है जो बताता है कि आपकी लर्निंग एफिशिएंसी कितनी है। ऐशोनिधि बताती है आपकी मेंटल परफॉर्मिंग एफिशिएंसी कितनी है, और जो ऐशो कोशेंट है वो बताता है आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी यानी डिसीजन मेकिंग कितनी है। ऐशो क्वोशिएंट और ऐशो कोशेंट, ई स्क्वायर कोशेंट और ऐशोनिधि, ये 3 पैरामीटर हैं जो इन तीनों को डिफाइन करते हैं। डिसीजन मेकिंग को ऐशो कोशेंट और मेंटल एबिलिटी को जो मतलब विच वन प्रोसीजर 50 है तो उसमें से कौन सा प्रोसीजर मेरे को यूज करना है। मैं इसको गूगल के एग्जांपल से जैसे बताता हूं कि मेरे को एक प्रोडक्ट खरीदना है तो उसका डिसीजन किया मैंने, वहां पर ऐशो क्वेश्चन काम आएगा। फिर उसको वो 50 जो नाम दिए गूगल ने उसमें से कौन सा एक सिलेक्शन ऑफ द वन वो आपका काम आएगा ऐशोनिधि में, ऐशोनिधि से। और फिर उसको परफॉर्म करने के लिए परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, तो वो आता है ई स्क्वायर लर्निंग, उसको सीखने की क्षमता वो आएगी आपकी ई स्क्वायर क्वेश्चन से। करेक्ट। और ये ऐशो क्वोशिएंट, ई स्क्वायर क्वोशिएंट और ऐशोनिधि, ये तीनों ही पैरामीटर्स मेजरेबल हैं। शंख माप में ये तीनों पैरामीटर मेजर, तीनों इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आप तीनों पैरामीटर नाप सकते हो। एक ही इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तीनों का अलग अलग सिस्टम है और इनको इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस के लिए टूल बने हुए हैं, हर चीज बनी हुई है, अवेलेबल है जी। तो एम्प्लॉयबिलिटी, जब अगर कोई बच्चा अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहता है या पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे का करियर अच्छा सक्सेसफुल रहे, उसको अच्छी जॉब मिले, तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसकी मेंटल वेल्थ को बढ़ाने के लिए एफर्ट किया जाए और उसके शंखमाप पर ध्यान दिया जाए जिसमें उसका ऐशो क्वोशिएंट, उसका ई स्क्वायर क्वोशिएंट और उसकी ऐशोनिधि रिफ्लेक्ट होती है। करेक्ट। तो इवन मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी अपने वो हैं क्या कहते हैं कॉर्पोरेट एचआर डिपार्टमेंट, आई वुड से नॉट कॉर्पोरेट एचआर डिपार्टमेंट, चाहे वो पर्सनल हो प्राइवेट हो या कैरियर पे जो एडवाइजर हैं काउंसलर्स हैं, उन सबको ये कहना चाहिए कि आप अपनी एम्प्लॉयबिलिटी, इनफैक्ट मेंटल वेल्थ को आप पैरामीटर ही एक एम्प्लॉयबिलिटी इज ए पैरामीटर ऑफ मेंटल वेल्थ, यू कैन से इफ यू मेक एम्प्लॉयबिलिटी ए पैरामीटर ऑफ मेंटल वेल्थ, क्या आपकी एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर क्या है, तो एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर के 3 पार्ट बना लो कि ये टेबल में ये 3 वैल्यूज होनी चाहिए आपकी। तो इससे हम एट्रिशन को कैसे कंट्रोल करें? किसको? एट्रिशन जो कि एग्रेशन, एट्रिशन मतलब एम्प्लॉयर्स को दिक्कत रहती है कि लोग जॉब छोड़ जाते हैं, 6 महीने उनको ट्रेन किया और अगर एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल एकदम खत्म हो जाएगी जब आप उसकी लर्निंग एफिशिएंसी मेजरमेंट को शुरू कर दोगे तो, क्योंकि आप किसी को भी रख लो उसकी लर्निंग एफिशिएंसी अच्छी है तो वो तुरंत सीख जाएगा और काम करने लगेगा। ओके, मतलब आप समझो बात को कि कितना इंटरेस्टिंग फैक्टर है ये। एम्प्लॉयबिलिटी इज ए वेरी गुड फैक्टर, आई थिंक इट शुड गेट इंक्लूडेड इनटू द बायोडेटास रेज्यूमे ऑफ ईच पर्सन, दिस इज माई एम्प्लॉयबिलिटी। हाँ जी। तो आज एक नया पैरामीटर डिफाइन हो गया मेंटल वेल्थ का। मेंटल वेल्थ इज डिफाइंड बाय एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर एंड एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर हैज दीज 3 पैरामीटर्स। इनफैक्ट आई वुड से द एवरेज ऑफ ऑल दीज 3 पैरामीटर्स, नहीं एवरेज से काम नहीं चलेगा, तीनों अलग अलग ही चलेंगे, तो एवरेज से काम चलेगा ही नहीं। तो एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर हैज 3 पैरामीटर्स। एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर का मतलब 3 पैरामीटर्स, और ये 3 पैरामीटर्स अगर हम रिज्यूमे में लिखना शुरू कर दें तो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। एग्जैक्टली। तो हमारे देश में हम सिर्फ भारत की ही बात करें फिलहाल, हालांकि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम सिर्फ लोकली बात करें तो 800 करोड़ की पॉपुलेशन में अनएम्प्लॉयमेंट नाम का चैप्टर शायद रहेगा ही नहीं अगर हम एम्प्लॉयबिलिटी को
इंक्लूड करना शुरू कर दें रिज्यूमे में। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्टअप्स के लिए है। हाँ जी। स्टार्टअप्स को अगर सक्सेसफुल होना है 100%, तो ये 3 फैक्टर तो उसको इंक्लूड करने ही पड़ेंगे अपने, जब वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो गारंटी है आपका स्टार्टअप फेल हो ही नहीं सकता। हर एक एम्प्लॉयर के लिए ये बहुत important Exactly. है। या आप पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं तो भी ये एवरीवेयर एंड इन ऑल ट्रेड्स, इन ऑल ट्रेड। यस। तो अश्विनी जी, आज आपसे जो टेक्नोलॉजीज की बात हुई, सनातन कल्चर से ही हमें मिलता है कि एम्प्लॉयबिलिटी को अपनी इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, और सनातन कल्चर और सनातन धर्म के भी बारे में जो एक कंफ्यूजन है उसको आपने दूर किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल वेल्थ पे अब हमारे सोसाइटी में, खासतौर से टेक्निकल एरियाज में इसके बारे में एक डिबेट शुरू होनी चाहिए, डिस्कशन शुरू होना चाहिए कि वाई आर वी नॉट कंसीडरिंग द मेंटल एबिलिटी और मेंटल वेल्थ एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। In fact, these 3 parameters, employability factor, should be used even in marriages. I would actually recommend that if you start using these 3 parameters in marriages also, so it will remove the problem it will protect the couples or the families from divorce virus. ओके। Yes. तो ये अपने आप में एक नया डायमेंशन आप खोल रहे हैं इस चैप्टर पे, क्योंकि हम आपने अभी मौका दिया तो मैंने कहा कि यूज कर लो। हम सिर्फ करियर पर ही बात कर रहे थे, क्योंकि जब हम डिवोर्स की बात करते हैं या लव लाइफ की बात करते हैं तो हमारा यूथ बहुत ही ज्यादा इस चैप्टर को लेकर परेशान है, पजल्ड है, इनसिक्योर है। जो मैरिड है या जो अनमैरिड है, दोनों ही सेगमेंट्स अपने आप में बहुत डिस्टर्ब हैं। तो इसके बारे में हम आपसे फिर से डिस्कशन। हाँ, मैं यहाँ पर ऐसे एक बात कहना चाहूंगा कि अभी देहरादून में कॉन्फ्रेंस थी आकाश तत्व के ऊपर, तो बाई चांस मुझे भी जाने का मौका मिला। तो वहां पर एक दिन में 500 स्टूडेंट्स ने मेरे से 1-2 ही क्वेश्चन किए कि जो मैं कैरियर कर रहा हूं वो ठीक है, और दूसरा मेरी शादी ठीक से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। एब्सोल्युटली, क्योंकि हमारे बच्चे जो अब 25 की एज के हैं, 20 प्लस एज के हैं, वो वाकई में पजल्ड हैं कि शादी करें तो क्यों करें, ना करें तो क्यों ना करें, किससे करें और किससे ना करें, और क्या शादी चलेगी, और शादी नहीं चलेगी तो क्या हम रिलेशनशिप में आए, और रिलेशनशिप में आए तो किसके साथ, और अब वो रिलेशनशिप फेल हो गई तो अब हम अपने आप को कैसे कोप अप करें उस ब्रेकअप से। ये अपने आप में ही इतना बड़ा ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम आपसे जरूर एक डिस्कशन रखेंगे, लव लाइफ ऑफ आवर यूथ एंड हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन दैट dimension. सनातन कल्चर, सनातन टेक्नोलॉजीज ऑफ सनातन कल्चर, यस, एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज ऑफ सनातन कल्चर। इसके बारे में हमें क्या गाइडेंस देती हैं या हमारे पास क्या अवेलेबल है, इसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे थे एम्प्लॉयबिलिटी पर, और इम्प्रूव योर एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू यूजिंग योर मेंटल वेल्थ। इस सब्जेक्ट पर प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल, जो कि फादर ऑफ टाइम के नाम से जाने जाते हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उनकी रिसर्च हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजेबल है, खासतौर से जो आज हमारा यूथ है जिसको एम्प्लॉयमेंट को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है, वो पूरी की पूरी सॉल्व हो सकती है इस एक पैरामीटर से, जिसे हम कहते हैं पुट टुगेदर मेंटल वेल्थ, जिसमें आता है एशो क्वोशिएंट, ई स्क्वायर क्वोशिएंट और एशो निधि। शब्द आपके माध्यम से हम इसे जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, आपका आज के शो में आने का। प्रणाम।